Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You're welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आपके 10th क्लास के इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर नंबर 8 को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भोली. तो जो ये भोली है, इसका असली नाम भोली नहीं है, इसका असली नाम है सुलेखा. लेकिन जो ये बाकी बच्चे, जो इसके परिवार के जो बाकी भाई बहन हैं, वो बाकी बच्चों की तरह ज़्यादा समझदार नहीं है, वो बहुत ही कम समझदार हैं, यानी कि वो उनकी नज़रों में बड़ी मूर्ख है. इसी वजह से उसकी मूर्खता को ध्यान में रखते हुए उसको भोली कह करके पुकारते हैं और उसका बार बार हर बात पर उसका तिरस्कार किया जाता है. तो ये कहानी हमें क्या समझाना चाहती है? क्या भोली हमेशा के लिए भोली रहती है? क्या वे अपने हक अधिकार के बारे में जागरूक नहीं होती है या होती है? ये सारी बातें हम आज की इस स्टोरी में देखेंगे, आज की इस कहानी में हम देखेंगे. तो इस कहानी की शुरुआत में, इस चैप्टर की शुरुआत में आपके सामने कुछ बातें हैं जो कि इस चैप्टर से जुड़ी हुई है. तो अब हम देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है. सबसे पहले इसमें जो ये बॉक्स है, हम इसको स्टडी करते हैं. तो इसमें बताया गया है कि फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड, यानी कि अपने बचपन से ही भोली वाज नेग्लेक्टेड एट होम, यानी कि घर परिवार में वह तिरस्कृत होती रही, यानी कि उसका तिरस्कार होता रहा है अपने बचपन से ही. आगे आपसे इसमें पूछा गया है कि वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर, तो उसकी अध्यापिका ने उसमें एक विशेष रुचि क्यों ली. आगे एक क्वेश्चन और भी है, डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर एक्सपेक्टेशंस, यानी कि क्या भोली अपने टीचर की आकांक्षाओं पे, जो उसकी आशाएं थी, उस पर वो खरी उतरी या नहीं. तो यही सब बातें आज के हम इस चैप्टर में देखेंगे कि भोली का जीवन कैसा रहा और वो आगे जा कर के उसने कोई कार्य किया या नहीं किया. तो आइए शुरू करते हैं. तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत में आपके लिए दो क्वेश्चन है जो कि आपके रीड एंड फाइंड आउट कॉलम में दिए गए हैं, जिसका मतलब होता है पढ़े और पता लगाइए. तो हमें क्या पता लगाना है? तो हमारे सामने दो क्वेश्चन है, जिसमें जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि वाई इज़ भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, यानी कि जो भोली के जो पिता होते हैं, यानी कि जो सुलेखा के जो पिता होते हैं, वो उसके बारे में चिंतित क्यों रहते हैं. और अगला क्वेश्चन है, इसमें आगे पूछा गया कि फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजंस इज़ भोली सेंट टू स्कूल, कि एक असाधारण कारण के लिए, यानी कि वह असाधारण कारण क्या था जिसकी वजह से भोली को स्कूल यानी कि विद्यालय भेजा जाता है. तो ये दोनों बातें अब हम इसमें जानेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. तो इस चैप्टर की शुरुआत में आप ये देखते हैं कि इसमें लिखा है कि हर नेम व सुलेखा, यानी कि उसका नाम सुलेखा था. यानी कि यहाँ पर भोली के बारे में बात हो रही है कि उसका नाम सुलेखा था. बट लेकिन सिंस हर चाइल्डहुड, यानी कि उसके बचपन से ही एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, यानी कि उसके बचपन से ही हर कोई उसको भोली पुकारता आ रहा है. द सिंपलटन, यानी कि एक मूर्ख, उसको भोली यानी कि एक मूर्ख पुकारता आ रहा है. लेकिन ऐसा क्यों है, आगे इसमें बताया गया है उसके घर परिवार के बारे में. तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं आगे क्या लिखा है. इसमें लिखा है कि शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, यानी कि उसके पिता एक नंबरदार होते हैं जिसका नाम है रामलाल. रामलाल की वो चौथी बेटी थी, यानी कि उसके परिवार में 4 बेटियां हैं, जिसमें वो सबसे छोटी और चौथे नंबर की बेटी थी. वैन, जब शी वॉज 10 months ओल्ड, की जब वो 10 महीने की थी, शी हैड फॉलन ऑफ द कोट, की वह चारपाई से नीचे गिर गई. ऑन हर हेड, अपने सिर के बल, यानी कि जब वो 10 महीने की थी तो वह चारपाई से सिर के बल नीचे गिर गई थी. एंड परहैप्स, और शायद, इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और शायद इसकी वजह से उसके दिमाग के किसी हिस्से में बहुत भारी नुकसान हुआ, यानी उसके दिमाग में कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हुआ, यानी कि कहीं ना कहीं हानि हुई. आगे इसमें लिखा है कि दैट वॉज वाई, और इसी कारण की वजह से शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड, इसी वजह से वह एक पिछड़ी हुई बच्ची बनकर रह गई. एंड केम टू बी नोन एज भोली, और इसी वजह से उसको भोली के नाम से जाना जाने लगा. भोली मतलब इसमें आगे लिखा है कि द सिंपलटन, यानी कि एक मूर्ख, यानी कि उसकी मूर्खता को ध्यान में रखते हुए उसको भोली कहा जाने लगा. आगे इसमें आपको बताया गया है एट द बर्थ, यानी कि जन्म के समय, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी, यानी कि जब भोली का जन्म हुआ था तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही गोरी थी वो. तो आप इसमें ध्यान से देखेंगे कि एट बर्थ यानी कि जन्म के समय पर, द चाइल्ड वॉज, यानी कि द चाइल्ड, यानी कि यहाँ पर भोली के बारे में बताया गया. द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर, वो बहुत ही गोरी थी, एंड प्रिटी, बहुत ही सुंदर थी. बट
बट लेकिन व्हेन शी वॉज 2 ईयर ओल्ड, लेकिन जब वो 2 साल की हुई, यानी कि जब उसकी उम्र 2 साल की थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उसके ऊपर चेचक का हमला हुआ, यानी कि वह चेचक की शिकार बन गई, चेचक हो गया था उसको। आगे इसमें लिखा है कि ओनली द आइज वर सेव्ड, उस चेचक की वजह से सिर्फ आंखें ही बच पाई थी, यानी कि सिर्फ आंखें ही बची हुई थी। बट लेकिन द एंटायर बॉडी, पूरा का पूरा शरीर, वॉज परमानेंटली, एक निश्चित रूप से, डिसफिगर बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क, यानी कि चेचक के जो काले धब्बे थे उसकी वजह से उसका पूरा का पूरा शरीर परमानेंटली, यानी कि निश्चित रूप से, यानी कि पक्के तरीके से, यानी कि वो मिटने वाले नहीं थे, पक्के तरीके से उसका जो शरीर है वो डिसफिगर हो गया था, यानी कि वो क्रूप हो गया था, यानी कि वो बिगड़ गया था। आगे इसमें लिखा है लिटिल सुलेखा, यानी कि जो छोटी बच्ची जो सुलेखा है, जिसको हम भोली के नाम से इसमें पुकार रहे हैं, कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, यानी कि अपने 5 साल की उम्र तक वह बोल नहीं सकती थी। एंड व्हेन, और जब, एट द लास्ट, यानी कि जब वो अंत में, शी लर्न टू स्पीक, जब उसने बोलना सीखा, यानी कि बोलना शुरू किया, शी स्टमर्ड, वो हकलाने लगी, यानी कि पहले तो वो 5 साल तक नहीं बोल सकती थी, लेकिन जब उसने बोलने की शुरुआत की, यानी कि जब उसने बोलना सीखा तो वो हकलाने लगे, यानी कि यहाँ पर स्टमर्ड का मतलब होता है हकलाना। द अदर चाइल्ड ऑफन मेड फन ऑफ हर, यानी कि जो बाकी जो अन्य बच्चे थे वे उसका मजाक उड़ाते थे, एंड मिमिक्ड हर, और उसकी नकल भी उतारते थे, जिसकी वजह से वो अपमानित फील करती थी। आगे इसमें लिखा है एज ए रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप, शी टॉक्ड वेरी लिटिल, इसी वजह से वो बहुत ही कम बोलती थी। आगे इसमें लिखा है कि रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, यानी कि रामलाल के और भी बच्चे थे, यानी कि सभी बच्चों को मिलाकर उसके पूरे टोटल 7 बच्चे थे, 4 लड़कियां थी और 3 लड़के थे। 3 sons and 4 daughters, 3 लड़के और 3 लड़कियां थी, यानी कि 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और उनमें से सबसे छोटी भोली ही थी। इट वॉज प्रोस्परस फैमिलीज हाउस होल्ड, की जो उसका जो परिवार था, यानी कि इट वॉज प्रोस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड, कि यहाँ पर एक संपन्न परिवार का ये एक कुटुंब था, यानी कि एक संपन्न परिवार था जिसके अंदर कोई भी कमी नहीं थी, पैसे से परिपूर्ण था। एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, और वहाँ पर खाने पीने की कोई कमी भी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली, भोली को छोड़ करके बाकी सभी बच्चे वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, बहुत ही हृष्ट पुष्ट थे, यानी कि उनके शरीर में कोई भी कमी नहीं थी। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी, जो उसके बेटे थे उनको शहर में भेज दिया गया था, टू स्टडी, अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए। इन द स्कूल, स्कूलों में, शहर के स्कूलों में जो वो बेटे थे, यानी कि जो सन थे, तीनों बच्चे थे, उनको शहर में पढ़ाई लिखाई के लिए भेज दिया गया था। एंड लेटर इन कॉलेज, और उसके बाद उनको कॉलेज में भी भेज दिया गया था। ऑफ द डॉटर्स, लेकिन लड़कियों में से, राधा द एल्डेस्ट, यानी कि लड़कियों में राधा सबसे बड़ी लड़की थी, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, जिसकी पहले ही शादी की जा चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, और जो उसके बाद जो दूसरे नंबर की जो बेटी थी जिसका नाम था मंगला, उसकी भी शादी ऑलमोस्ट तय हो चुकी थी, यानी कि लगभग उसका रिश्ता भी तय हो चुका था। एंड व्हेन, और जब, दैट वॉज डन, और जब वह शादी हो गई थी, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, यानी कि उसके बाद रामलाल को अपनी तीसरी बेटी चंपा के बारे में विचार करना था, उसके बारे में सोचना था। दे वर गुड लुकिंग, वे सभी अच्छे दिखने वाले थे। हेल्दी गर्ल, यानी कि वे बहुत ही अच्छे दिखने वाले सुंदर बच्चे थे। हेल्दी, हृष्ट पुष्ट और गुड लुकिंग थे, यानी कि वो बहुत सुंदर और हृष्ट पुष्ट बच्चे थे। एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट, और इसी वजह से कोई भी परेशानी नहीं थी। इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल नहीं था, टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर देम, कि उनके लिए कोई अच्छा दूल्हा ढूंढा जाए, तो इसकी वजह से उनको कोई भी परेशानी नहीं थी, क्योंकि वो दिखने में बहुत अच्छी थी और हेल्दी थी। आगे इसमें लिखा है बट रामलाल वॉज वरिड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल भोली के बारे में हमेशा चिंतित रहता था। आगे इसमें लिखा है कि शी हैड नीदर गुड लुक, ना तो वो दिखने में सुंदर थी, नॉर इंटेलिजेंट, और ना ही वो समझदार थी। ना आगे देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। आगे आप जैसा कि इस पिक्चर में देख सकते हैं कि रामलाल बीच में बैठा है और ये अपनी वाइफ से कुछ बातें कर रहा है, और यहाँ पर जो ये है ये भोली है, जिसके शरीर पर जो चेचक के निशान हैं,
और वह तिरस्कृत बच्चे की तरह बैठी हुई, यानी कि उसके बारे में कोई भी ज़्यादा चिंता नहीं करता है। सिर्फ उसके पिता उसके बारे में चिंता कर रहे हैं और वो अपनी पत्नी से उसके बारे में कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं। आगे आप इसमें देखते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें लिखा है कि भोली वॉज 7 year old व्हेन मंगलास वॉज मैरिड, यानी कि जब उसकी सबसे बड़ी सिस्टर यानी कि जो उसकी सबसे बड़ी बहन मंगला जब उसकी शादी हुई तो उस समय भोली 7 वर्ष की थी। द सेम ईयर, और ठीक उसी वर्ष, ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल, लड़कियों के लिए एक छोटा स्कूल वॉज ओपन्ड इन देयर विलेज, उनके गांव में लड़कियों के लिए एक छोटा प्राथमिक विद्यालय की शुरुआत की गई। द तहसीलदार, और वहाँ के जो तहसीलदार थे, द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, और इसके ओपनिंग पर यानी कि जब इस स्कूल की शुरुआत हुई तो उसके समारोह में वहाँ के तहसीलदार साहब आए थे। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा कि एज ए रेवेन्यू ऑफिसर, यानी कि एक राजस्व अधिकारी के रूप में, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, कि आप सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में आप यहाँ पर हैं, इन द विलेज, इस गांव में, एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल, इसी वजह से आपको इन सभी गांव वालों के लिए एक उदाहरण पेश करना होगा, यानी कि एक उदाहरण के लिए कुछ करना होगा। टू द विलेजर्स, इन गांव वालों के लिए, यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, कि आपको अपनी बेटी को स्कूल भेजना होगा, यानी कि आपको अपनी बेटी को स्कूल में ज़रूर भेजना चाहिए ताकि गांव वालों के सामने एक उदाहरण पेश हो सके। आगे इसमें लिखा हुआ है दैट नाइट, और उसी रात, व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, कि जब रामलाल ने यह विचार विमर्श अपनी वाइफ के साथ किया, यानी कि अपनी पत्नी के साथ इस विचार को रखा, शी क्राइड, वह चिल्लाई, आर यू क्रेजी, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो, इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, कि अगर लड़कियां विद्यालय जाती हैं, हु विल मैरी दैम, तो उनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल में इतनी हिम्मत थी नहीं, यानी कि इतना साहस नहीं था कि वो तहसीलदार की बात को मना कर दे, यानी कि उसकी अवज्ञा कर दे, यानी कि उसको डिसोबे कर दे, यानी कि मानने से मना कर दे। एट लास्ट, और अंत में, हिज वाइफ सेड, अंत में उसके वाइफ ने उनसे कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, कि मैं आपको बताती हूँ कि करना क्या है। सेंड भोली टू स्कूल, कि भोली को स्कूल भेज दीजिए। एज इट इज़ देयर आर लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिज, और बात यह भी है कि जैसे कि हम जानते हैं कि उसकी शादी करने के जो अवसर है, यानी कि जो उसके विवाह के जो चांसेस है वो बहुत ही कम हैं। देयर इज़ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, यानी कि उसका जो बदसूरत चेहरा है और उसकी जो बुद्धिहीनता है उसको ध्यान में रखते हुए उसके विवाह के चांस बहुत ही कम हैं। लेट द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट हर, स्कूल के अध्यापकों को उसके बारे में चिंता करने दो, इसी वजह से भोली को विद्यालय भेज दो। आगे इसमें आपके सामने इतना पढ़ने के बाद में 2 क्वेश्चन और भी हैं जो कि आपके रीड एंड फाइंड आउट कॉलम में दिए गए हैं, यानी कि पढ़े और पता लगाइए। तो इसमें आपके सामने 2 क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन उनसे आपसे पूछा गया कि डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल, कि जब भोली को स्कूल भेजा जाता है तो क्या वह अपने पहले दिन को स्कूल में बड़ा एंजॉय करते हैं, यानी कि वो पहले दिन का आनंद लेती है। और दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम, कि क्या उसे अपनी अध्यापिका यानी कि जो उसकी टीचर थी वह घर के बाकी सदस्यों से कुछ अलग महसूस होती है। तो इस क्वेश्चन के जवाब हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे और पता लगाएंगे। तो आगे की कहानी में इसमें लिखा है द नेक्स्ट डे, और अगले ही दिन, रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड, कि रामलाल ने भोली को पकड़ा, उसका हाथ पकड़ कर उसको पकड़ा, एंड सेड, और कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, कि मैं तुम्हें स्कूल लेकर के जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटन, भोली बहुत घबरा गई, भोली डर गई। शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल लाइक वॉज, कि वह नहीं जानती थी कि स्कूल कैसा होता है। तो यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है कि जिसमें रामलाल भोली को लेकर के, ये इसके पिताजी हैं, ये रामलाल हैं और ये भोली है, ये भोली को लेकर के विद्यालय जा रहे हैं। तो भोली को विद्यालय के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि विद्यालय कैसा होता है, इसी वजह से वह इतना सुनते ही काफ़ी घबरा गई जब उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ करके कहा कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें विद्यालय लेकर के जा रहा हूँ।
तो सुनकर के भोली काफ़ी घबरा गई। आगे इसमें लिखा है कि शी रिमेंबर्ड, उसको याद आया कि हाउ अ फ्यू डेज अगो, कि कुछ दिन पहले कैसे देयर ओल्ड काउ, उनकी जो बूढ़ी जो गाय हैं जिसका नाम लक्ष्मी था, हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, कि किस तरीके से कुछ दिन पहले उनकी बूढ़ी गाय को घर से बाहर निकाल दिया गया था और उसको बेच दिया गया था। इसी डर की वजह से वो भी घबरा गई। आगे फिर वो कहती है कि नो 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 नो, नहीं नहीं नहीं, शी शाउटेड, वह चिल्लाई, इन टेरर, डर से यानी कि भयभीत होकर के वो चिल्लाई, एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और अपने पिता की पकड़ से अपने हाथ को छुड़ा लिया और वो बहुत ही भयभीत हो गई। आगे उसके पिता कहते हैं बड़े चिल्ला करके, शाउटेड रामलाल, यानी कि रामलाल चिल्ला करके कहते हैं कि व्हाट्स द मैटर विद यू फूल, अरे मूर्ख, तुम्हारे साथ क्या बात है, यानी कि तुम्हें क्या स्थिति है, तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है। ये बड़े चिल्ला करके उसके पिता ने कहा, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल ही तो लेकर के जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ टुडे, कि आज इसे कुछ अच्छे कपड़े पहनाओ, और या फिर एल्स व्हाट विल द टीचर एंड द अदर स्कूल गर्ल थिंक ऑफ अस, नहीं तो स्कूल के जो टीचर्स हैं, जो अध्यापकगण हैं, और जो स्कूल की जो बाकी लड़कियां हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। व्हेन दे सी हर, कि जब वो इसको देखेंगे तो वे बाकी सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इस वजह से इसको अच्छे कपड़े पहना दो। आगे इसमें लिखा है कि न्यू क्लॉथ हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, कि भोली के लिए कभी भी नए कपड़े कभी नहीं बने थे, या हम कह सकते हैं कि बनाए गए थे। आगे इसमें लिखा है कि द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर, यानी कि अपनी बाकी सिस्टर्स, यानी कि अपनी बाकी बहनों की जो पुरानी जो ड्रेसेस थे, यानी कि जो पुराने कपड़े थे, वर पास्ड ऑन टू हर, यानी कि अपने सिस्टर्स के जो पुराने कपड़े थे वही उसको दे दिए जाते थे। नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर ड्रेसेस और क्लॉथ, यानी कि कोई भी उसके कपड़ों की मरम्मत या फिर उसके कपड़ों को धोने की चिंता नहीं करता था। वो हमेशा उसको नेग्लेक्ट जो करते थे, उसका तिरस्कार जो करते थे। बट टुडे, लेकिन आज, शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, लेकिन आज वो बहुत ही भाग्यशाली थी एक बहुत ही साफ सुथरी ड्रेस को पाकर, विच जो हैड श्रंक, जो कि सिकुड़ गई थी, आफ्टर मैनी वॉशेज, बहुत बार धुलाई के बाद, यानी कि बहुत सी बार धोने के बाद वह सिकुड़ गई थी। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, जो कि चंपा को, यानी कि जो उससे बड़ी जो उसकी सिस्टर थी, जो कि चंपा को अब छोटी पड़ रही थी, जो कि उसको नहीं आती थी, तो वो ड्रेस उसको पहनाई गई, जिसकी वजह से वो अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रही थी। शी वॉज इवन बार्ड, और यहाँ तक कि उसको अच्छे से नहलाया गया। एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, और नहलाने के बाद उसके बालों में, जो उसके रूखे सूखे जो बाल थे, उसमें तेल की भी मालिश की गई, यानी कि तेल अच्छे से लगाया गया, यानी कि उसको स्कूल के लिए अच्छे से तैयार किया गया। ओनली देन डिड शी बिगेन, और सिर्फ उसके बाद ही शी बिगेन टू बिलीव, उसने विश्वास करना शुरू किया, दैट शी वॉज बींग टेकन टू अ प्लेस, कि उसे किसी ऐसी जगह पर लेकर के जाया जा रहा है, बेटर देन हर होम, जो कि उसके घर से काफ़ी अच्छी होगी। तो आगे इसमें बताया गया कि व्हेन दे रीच द स्कूल, जब वे स्कूल में पहुंचे, यानी कि जब वे कौन, वह और उसके पिता, जब वे स्कूल में पहुंचे, द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासेस, जो स्कूल में जो बाकी बच्चे थे वो पहले से अपने कक्षा में बैठे हुए थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर, रामलाल ने अपनी बेटी को सौंप दिया, टू द हेड मिस्ट्रेस, यानी कि उस स्कूल की प्रधानाचार्य को, यानी कि रामलाल जब स्कूल में पहुंचे अपनी बेटी को लेकर के, तो उन्होंने अपनी बेटी को उस स्कूल की प्रधानाचार्य जो थी उनको सौंप दिया। आगे इसमें लिखा है कि लेफ्ट अलोन, अकेले रहने की वजह से, द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर, कि जो वो बेचारी जो बच्ची रह गई थी अकेले इस स्कूल में, यानी कि जो भोली रह गई थी स्कूल में, उसने अपने चारों ओर देखना शुरू किया। विद फियर लेडेड ईयर, डर के मारे अपनी आंखों को नीचे झुकाए उसने चारों तरफ देखना शुरू किया। देयर वर सेवरल रूम्स, कि वहाँ पर कुछ अन्य बहुत से रूम थे। इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, और हर रूम में कुछ लड़कियां थी जो कि ठीक उसकी तरह थी, जो कि आलती पोलती मार करके चटाई पर बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, जो कि किताबों से पढ़ाई कर रही थी, और राइटिंग ऑन स्लेट्स, या फिर वो स्लेट पर कुछ लिख रही थी।
द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन, कि जो प्रधानाचार्य थी उसने भोली को बैठने के लिए कहा इन ए कॉर्नर, एक कोने में, इन वन ऑफ द क्लासरूम, वहाँ की कक्षाओं में से एक कक्षा में, यानी कि एक कक्षा जिसके अंदर पढ़ाई लिखाई चल रही थी वहाँ के क्लासरूम में उनके प्रिंसिपल ने उसको एक कोने में जा कर के बैठने को बोला। आगे इसमें लिखा है भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल लाइफ वॉज, कि भोली को बिल्कुल भी नहीं पता था, भोली बिल्कुल भी नहीं जानती थी, भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल वॉज लाइक, ए स्कूल कैसा होता है, भोली को कुछ भी नहीं पता था। एंड व्हाट हैपेंड देयर, और स्कूल में क्या होता है उसको ये भी नहीं पता था। बट लेकिन शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज, लेकिन वो इस बात पर बहुत खुश थी कि वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ थी जो कि उसी की उम्र की थी, प्रेजेंट देयर, जो कि वहाँ पर उपस्थित थी, जो कि वहाँ पर बैठी हुई थी। शी होप्ड, उसे आशा थी, दैट वन ऑफ दीज गर्ल, कि उनमें से कोई ना कोई एक लड़की माइट बिकम हर फ्रेंड, कि उसकी सहेली बन सकती है। इस बात को देख करके वो आशा कर रही थी और काफ़ी खुश थी। आगे इसमें लिखा है द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास, और जो क्लास में जो उसकी अध्यापिका थी जो कि क्लास में थी, हु वॉज इन द क्लास, वॉज सेइंग समथिंग, वह कुछ कह रही थी, टू द गर्ल्स, उन लड़कियों को, बट भोली कोड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली को वहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आया, वो कुछ भी न समझ सकी। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स, वो वहाँ पर जो तस्वीरें थी वह उनको देखने लगी, ऑन द वॉल, जो कि दीवार पर लगी हुई थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, और जो उन पिक्चर के जो रंग थे उन रंगों ने उसको मोह लिया, यानी कि रंग उसको लुभावने लगे। द हॉर्स वाज ब्राउन, कि जो उन तस्वीरों में एक घोड़े की तस्वीर थी, घोड़ा ब्राउन था, जस्ट लाइक द हॉर्स, वह ठीक उस प्रकार के घोड़े के जैसा था, ऑन विच, जिस पर द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, यानी कि जिस पर बैठ करके जो वहाँ के तहसीलदार साहब थे वो उनके गांव में विजिट करने के लिए आए थे। वो घोड़ा बिल्कुल उसके घोड़े के जैसा था। द गोट, और उन तस्वीरों में एक तस्वीर बकरी की थी। द गोट वॉज ब्लैक, और बकरी बिल्कुल काली थी, लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, कि जैसे कि उनके पड़ोसी की जो बकरी थी वो बिल्कुल उसके बकरी के जैसी काली थी। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट, की तोता बिल्कुल उस तोते की तरह हरा था। शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, जो कि उसने आम के बगीचे में देखा था। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और उनमें जो तस्वीर एक काउ की यानी कि गाय की जो तस्वीर थी वो बिल्कुल उनकी गाय लक्ष्मी के जैसी थी। एंड सडनली, और अचानक, भोली नोटिस्ड दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर, और उसने अचानक ध्यान दिया कि जो उसकी अध्यापिका थी वो उसके पास ही खड़ी है और वो उसको देख करके मुस्कुरा रही है। और फिर उसके टीचर ने कहा कि व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, कि छोटी बच्ची तुम्हारा नाम क्या है। अब जैसे कि आपने अभी तक ये देखा कि भोली ने जब बोलना शुरू किया तो वो हकला करके बोलती थी, वो रुक रुक करके बोलती थी, तो उसने उसी तरीके से अपना नाम बताने की कोशिश की, क्योंकि काफ़ी वो भयभीत भी थी, काफ़ी डर भी रही थी, उसको शर्म भी आ रही थी, तो उसने भव भव इस तरीके से अपना नाम बताने की कोशिश की और वो हकला रही थी। तो शी कुड स्टैमर नॉट फर्दर देन, तो उस हकलाहट की वजह से वो आगे कुछ ना बोल सकी। देन शी बिगेन टू क्राई, और फिर उसके बाद उसने रोना शुरू कर दिया। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इन ए हेल्पलेस, एक मजबूरी में, फ्लड, यानी कि एक बहुत ही बाढ़ की तरह उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शी केप्ट हर हेड डाउन, कि उसने अपने सिर को नीचे कर लिया। एज शी सेट इन हर कॉर्नर, कि जैसे कि वो कोने में बैठे रहे, यानी कि उस क्लासरूम के कोने में बैठे रहे, तो उसने अपने सिर को नीचे झुका लिया। नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हुई। एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, उन लड़कियों की तरफ, यानी कि किसी की भी तरफ उसको देखने की हिम्मत नहीं है, जैसे कि वो जानती थी कि वो अभी भी उस पर हंस रही हैं। आगे इसमें लिखा है कि व्हेन द स्कूल बेल रैंग, और जब स्कूल की घंटी बजी, ऑल द गर्ल्स स्क्रीड आउट ऑफ द क्लासरूम, सभी बच्चियां दौड़ करके क्लासरूम से बाहर चली गई। बट भोली, लेकिन भोली डेयर्ड नॉट लीव द कॉर्नर, लेकिन भोली को इस क्लासरूम का जो कोना था, यानी कि जहाँ पर वो बैठी हुई थी, उस कोने को छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई, यानी कि वो वहाँ से उठ ना सकी।
हर हेड स्टिल लोवर्ड, कि उसका जो सिर है वो अभी भी नीचे ही था। शी केप्ट ऑन सॉबिंग, और वह वहाँ पर रोती हुई सिसकियाँ भर रही थी। उसके बाद उसको एक आवाज़ सुनाई दी, भोली। द टीचर्स वॉइस वॉज सॉफ्ट एंड सूदिंग, जो उसकी अध्यापिका थी उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही कोमल थी और शांति प्रिय थी, यानी कि उसकी आवाज़ उसको बहुत ही कोमल और शांति प्रिय महसूस हुई। इन ऑल हर लाइफ, अपने पूरे जीवन में, शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, कि उसको इस तरीके से कभी भी नहीं पुकारा गया था। इट टच्ड हर हार्ट, इस बात ने उसके हृदय को छू लिया, यानी कि इस बात ने उसके दिल को छू लिया कि उसको इतने प्यार से, इतनी कोमलता से अभी तक किसी ने भी नहीं पुकारा था। आगे टीचर ने कहा, सेट द टीचर, गेट अप, की खड़ी हो जाओ। इट वॉज नॉट अ कमांड, कि यह कोई आदेश नहीं था, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, कि वह एक सुझाव था। बहुत ही कोमलता पूर्वक उस टीचर ने उसको कहा। भोली गोट अप, भोली खड़ी हुई। नाउ टेल मी योर नेम, फिर उसके अध्यापिका ने फिर से उसका नाम पूछा कि अब मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर बॉडी, ये सुनते ही उसके पूरे शरीर पर पसीना छा गया, यानी कि वो घबरा गई। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्क्रेस हर, क्या उसकी जो हकलाहट है, उसके मन में जो चल रहा था, क्या उसकी हकलाहट, यानी कि जो उसके हकलाने की जो प्रॉब्लम थी, जो उसके हकलाने की जो आवाज़ थी, क्या उसको फिर से अपमानित कर देगी, ये उसके दिमाग में चल रहा था। आप इस सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वुड हर स्टमरिंग टंग, यानी कि जो उसके हकलाहट की जो जबान थी, जो जीभ थी, अगेन डिस्क्रेस हर, क्या उसको फिर से अपमानित करेगी। फॉर सेक ऑफ दिस काइंड वुमन, लेकिन जो वो एक दयालु, जो एक महिला थी, जो कि उसकी अध्यापिका थी, उसके लिए हालांकि शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, कि उसने एक बार फिर से कोशिश करने का निर्णय लिया, यानी कि भोली ने एक बार फिर से बोलने का डिसीजन लिया। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, यानी कि जो उसकी अध्यापिका थी उसकी आवाज़ बहुत ही शांति प्रिय थी, बहुत ही कोमल थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, और वो उस पर नहीं हंसेगी, ये विचार उसके मन में चल रहे थे। उसने फिर से कोशिश की, भ इस तरीके से बोलने लगी। शी बिगेन टू स्टमर, फिर वो हकलाने लगी। फिर द टीचर इंकरेज्ड हर, फिर उसके अध्यापिका ने उसका साहस बढ़ाया और उसने कहा, वेल डन, वेल डन, शाबाश शाबाश, कम ऑन, नाउ द फुल नेम, अब तुम अपना पूरा नाम बताओ। फिर उसने कोशिश करके एट लास्ट शी वॉज एबल टू से, कि अंत में उसको वो बोलने में पूरी कामयाब हो गई। तो उसने भय यानी कि हकलाते उसने अपना पूरा नाम बताया कि भय भोली, एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ, और उसको ऐसा महसूस हुआ, इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, कि उसने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो, अपना नाम बता करके उसको ऐसा महसूस हुआ। द टीचर पेटेड हर अफेक्शनेटली, यानी कि बड़ी खुश होकर के उसके टीचर ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, वेल डन, कि शाबाश, एंड सेड पुट एंड सेड, और आगे कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, कि अपने मन से, अपने दिल से डर को भगा दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, और तुम भी अन्य बाकी बच्चों की तरह बोल सकोगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, कि भोली ने ऐसे ऊपर देखा जैसे कि वो पूछना चाहती हो कि सचमुच। इस बात पर उसके टीचर ने उसको कहा, यस यस, हाँ हाँ, इट विल बी वेरी इजी, कि ये बहुत ही आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम सिर्फ स्कूल में हर रोज आया करो। विल यू कम, क्या तुम आओगी। भोली नोडेड, भोली ने सिर हिला करके उसका जवाब दिया। नो, से इट लाउड, फिर उसके टीचर ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, उसको जोर से बोल करके बताओ। तो उसने कहा कि येस, एंड भोली हर सेल्फ वॉज एस्टोनिस्ड, कि भोली खुद के बारे में बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई, दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, कि वह यस फिर से बोल सकी, यानी कि उसको बहुत आश्चर्यचकित फील हुआ कि हाँ वो बोल सकती है। उसके बाद उसकी टीचर कहती है कि डिडंट आई टेल यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया। नाउ टेक दिस बुक, अब इस बुक को लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर, जो वो पुस्तक थी वह अच्छी अच्छी तस्वीरों से परिपूर्ण थी, यानी कि उसमें बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें थी। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर्स, और जो तस्वीरें थी वो पूरी रंग बिरंगी थी। डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काउ लाइक जस्ट लक्ष्मी,
कि उस बुक में कुत्ता, बिल्ली, बकरी, हॉर्स, तोता और एक टाइगर और एक गाय भी थी जो कि उनकी गाय के जैसी थी जिसका नाम था लक्ष्मी। एंड और विद एवरी पिक्चर वाज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर, और हर तस्वीर के पास में वहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ था जो कि बड़े से काले रंग में लिखा हुआ था। आगे इसमें लिखा है कि इन 1 मंथ यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, कि 1 महीने में तुम इस बुक को अच्छे से पढ़ सकोगी। देन और फिर आई विल गिव यू अ बिगर बुक, फिर मैं तुम्हें इससे भी बड़ी बुक दूंगी। देन अ लिटिल बिगर, फिर उसके बाद और भी बड़ी बुक दूंगी। इन टाइम, और समय पर, यू विल बी मोर लर्न, की समय पर तुम बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा सीख जाओगी। देन एनी वन एल्स इन द विलेज, तुम्हारे पूरे गांव में तुम ही सबसे ज़्यादा शिक्षित बन जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, फिर उसके बाद कोई भी तुम पर नहीं हंस सकेगा, कोई भी तुम पर बिल्कुल भी नहीं हंसेगा। पीपल विल लिसन टू यू, लोग तुम्हारी बात सुनेंगे विद रिस्पेक्ट, पूरे सम्मान के साथ, पूरे आदर के साथ। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टमर, और तुम बिल्कुल भी हकलाहट फील नहीं करोगे, यानी कि बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी स्टमरिंग के, बिना किसी हकलाहट के तुम आसानी से बोल सकोगी। अंडरस्टैंड, समझी। नाउ गो होम, अब तुम घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह जल्दी से आ जाना। आगे इसमें लिखा है कि भोली फेल्ट, अपनी अध्यापिका की बातें सुन करके भोली को महसूस हुआ एज इफ, मानो, सडनली, अचानक, यानी कि जब उसकी अध्यापिका ने उसको कहा कि तुम 1 ही महीने में इस बुक को पढ़ पाओगी और तुम इतनी शिक्षित हो जाओगी अपने गांव में कि सबसे आगे निकल जाओगी, और जब तुम बोलोगी तो कोई भी तुम पर नहीं हंसेगा और वो पूरे सम्मान के साथ, पूरे रिस्पेक्ट से तुम्हें सुनेगा। तो ये बात सुन करके भोली को बहुत अच्छा फील हुआ, जैसे कि ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल, जैसे कि गांव के मंदिर की सभी घंटियां वर रिंगिंग, कि गांव के मंदिर की सभी घंटियां बज रही हों। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस, और उसके स्कूल के सामने के जितने भी पेड़ हैं, हैड ब्लॉसम्ड, वे खिल उठे हों, इनटू बिग रेड फ्लावर, बहुत बड़े लाल फूल के रूप में वो खिल गए हों। हर हार्ट वाज थ्रॉबिंग, उसका जो हृदय है, उसका जो दिल है, वो जोर जोर से धड़क रहा था। विद ए न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ, एक नए जीवन और एक नई आशाओं के साथ उसका जो दिल है वो जोर जोर से धड़क रहा था। अब इतना पढ़ने के बाद में आपके सामने 2 क्वेश्चंस और भी जो कि आपके रिटन फाइंड आउट कॉलम में दिए गए हैं, यानी कि पढ़े और पता लगाइए। अब कहानी जैसे कि आगे बढ़ रही है तो इसमें 2 क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि वाई डू भोलीज पेरेंट एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल, यानी कि इस गांव में एक व्यक्ति है जिसका नाम है बिशंबर, उसका शादी का जो प्रस्ताव है भोली के लिए, वह भोली के माता पिता क्यों स्वीकार कर लेते हैं। और इसमें दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस, और जो वो विवाह होता है, जो उसकी शादी होती है, वो क्यों नहीं होती है। तो इन दोनों क्वेश्चंस का पता लगाने के लिए हम इस स्टोरी को, इस कहानी को आगे पढ़ते हैं। तो आगे इसमें लिखा है 10 इसी प्रकार द ईयर पास्ट, यानी कि वर्षों बीत गए। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, जो वो गाँव है वो एक छोटा सा कस्बा बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, जो प्राथमिक विद्यालय था वह एक हाई स्कूल में बदल गया, यानी कि वो 10वीं तक का स्कूल बन गया। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, अब गांव में वहाँ पर एक शेड के नीचे एक सिनेमा घर भी था और वहीं पर एक कॉटन यानी कि रुई को धुनने की एक मिल भी थी, यानी कि एक छोटा सा कारखाना भी वहाँ पर शुरू हो चुका था। आगे इसमें यह भी बताया है कि द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, और वहाँ पर एक रेलवे स्टेशन भी बना था कि जहाँ पर जो डाक की जो रेल है वो वहाँ पर आकर के रुका भी करती थी। आगे इसमें लिखा है कि वन नाइट, एक रात की बात है, आफ्टर डिनर, रात के खाने के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, तो क्या मैं बिशंबर का जो शादी का जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार कर लूँ। तो उसकी पत्नी ने जवाब दिया, जी हाँ बिल्कुल, येस सर्टेनली, हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने उसको जवाब दिया। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइडग्रूम, की भोली को इतना शानो शौकत वाला दूल्हा, यानी कि जिसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, जो कि पूरी तरीके से संपन्न है, ऐसा दूल्हा पा करके वह भाग्यशाली होगी। अ बिग शॉप, एक बड़ी दुकान, एंड ए हाउस ऑफ हिज ओन, और उसका खुद का अपना एक घर, एंड आई हर, और मैंने ये भी सुना है, सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, और बैंक में भी उसके हज़ारों रुपये जमा हैं। मोरओवर
और बात यह भी है कि ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी टोरी, यानी कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि वो किसी प्रकार का दहेज नहीं मांग रहा है। तो इस बात को लेकर के भोली के जो माता पिता है वो उसकी शादी के बारे में बातें कर रहे थे कि गांव में एक ऐसा व्यक्ति है जो कि विशंबर नाम है जिसके पास एक बड़ी दुकान है, उसका खुद का घर है और बैंक में बहुत सारे पैसे उसमें जमा भी हैं। तो ऐसे संपन्न दूल्हे को पा करके भोली बहुत भाग्यशाली महसूस करेगी। तो ऐसी बात चल रही थी। आगे इसमें लिखा है कि दैट्स राइट, हाँ बात तो सही है, बट ही इज़ नॉट सो यंग, लेकिन अब वो इतना जवान नहीं है। यू नो कि तुम तो जानती हो कि वह वो इतना जवान नहीं है। ऑलमोस्ट लगभग द सेम एज एज आई एम, लगभग वो मेरी ही उम्र का है। एंड ही इज़ ऑल्सो लिम्स, और वो लंगड़ा कर भी चलता है, यानी कि वो लंगड़ा भी है। मोरओवर, और एक बात यह भी है, यानी कि बात साथ साथ ये भी है कि द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ, जो उसकी पहली पत्नी के जो बच्चे हैं, आर क्वाइट ग्रोन अप, वो काफ़ी बड़े भी हो चुके हैं। तो आगे इसमें देखते हैं कि क्या होता है। तो ये बात को सुन करके उसकी पत्नी ने जवाब दिया, हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने जवाब दिया, सो व्हाट डज इट मैटर, तो इसमें क्या बड़ी बात है, 45 और 50, इट इज़ नॉट ग्रेट एज फॉर ए मैन, कि 45 वर्ष और 50 वर्ष की जो उम्र है वो व्यक्तियों के लिए कोई खास उम्र नहीं होती। वी आर लकी, हम भाग्यशाली हैं, दैट कि हम भाग्यशाली हैं कि ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोकमार्क, कि वो पास ही के किसी अन्य गांव से हैं और वो उसके चेचक के दाग धब्बों के बारे में नहीं जानता। इस बात को लेकर के उसकी पत्नी ने कहा कि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि वो अन्य गांव से हैं और वो भोली के जो पोक मार्क यानी कि जो चेचक के जो दाग धब्बे हैं, जो निशान हैं, उसके बारे में वो नहीं जानता। हर लैक ऑफ सेंस, और उसकी कम समझ यानी कि जो बुद्धिहीनता है उसके बारे में भी वो नहीं जानता। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, कि अगर हम इस शादी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे, शी मे रिमेन अनमेरिड ऑल हर लाइफ, तो वो पूरी ज़िंदगी अनब्याही ही रह जाएगी, यानी कि उसकी शादी कभी नहीं होगी। इस तरीके की बातें वे उसके जो माता पिता वो आपस में कर रहे थे। आगे इसमें लिखा है कि यस हाँ, बट आई वंडर दैट व्हाट भोली विल से, लेकिन मुझे इस बात की हैरानी है कि भोली क्या कहेगी। अब ये जो बातें हैं, ऐसे जो बातें चल रही है, अब इसमें आगे लिखा है कि व्हाट विल दैट विटलेस वन से, वह बुद्धू क्या कहेगी। उसकी माँ ने ऐसा जवाब दिया, शी इज़ लाइक ए डम काउ, वह एक बहुत ही भोली भाली गौ के समान है। मे बी यू आर राइट, शायद तुम सही कह रही हो, मटर्ड रामलाल, रामलाल ने थोड़े दबे दबे शब्दों में कहा कि शायद तुम सही कह रही हो। तो यानी कि यहाँ पर माता पिता ने उसकी शादी का जो प्रस्ताव है जो कि रामलाल की तरफ से आया था वो स्वीकार किया ही समझो। आगे इसमें लिखा है कि इन द अदर कॉर्नर ऑफ कोर्टयार्ड, और उसी आंगन में एक जो कोना है उस कोने में भोली ले अवे, कि वहाँ पर भोली जो लेटी हुई थी, लेकिन वो सोई हुई नहीं थी, वो जागी हुई थी, बट लेटी हुई थी ऑन हर कोट, अपनी खाट पे, अपनी चारपाई पे। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कॉन्वर्सेशन, जो उसके माता पिता दबी दबी आवाज़ में जो बातचीत कर रहे थे उसकी शादी के बारे में, वो सारी बातें सुन रही थी। आगे इसमें लिखा है कि बिशंबर नाथ वाज ए वेल टू डू ग्रोसर, की बिशंबर नाथ जो उसका पूरा नाम है, जो कि जिसके साथ भोली की शादी की बातें चल रही थी, उसका नाम है बिशंबर नाथ। वह बहुत ही संपन्न ग्रोसर है, यानी कि वो बहुत ही संपन्न पंसारी है, उसके पास पंसारी की दुकान है। ही केम विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, वह उनके घर पर बहुत सारे लोगों के साथ आया, एंड रिलेशंस, अपने रिश्तेदारों के साथ आया, विद हिम फॉर द वेडिंग, शादी के लिए। अ ब्रास बैंड प्लेइंग द पॉपुलर ट्यून, वहाँ पर एक ब्रास बैंड यानी कि जो बैंड है जो वहाँ पर जो धुन बजा रहा था वो एक ब्रास बैंड है। फ्रॉम एन इंडियन फिल्म, यानी कि एक भारतीय मूवी की, भारतीय फिल्म की एक बहुत ही प्रसिद्ध धुन वो बजा रहा था। हेडेड द प्रोसेसन, जो कि बारात के आगे आगे चल रहा था। विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, कि उसमें जो वो दूल्हा था वो सजे धजे घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था और उसके साथ जो बारात चल रही थी उसके आगे आगे ब्रास बैंड, जो कि वहाँ पर भारत की एक प्रसिद्ध जो मूवी है, प्रसिद्ध जो फिल्म है, उसका कोई प्रसिद्ध गाने की जो धुन है उसको बजा रहा था। रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, इस प्रकार की धूमधाम को देख करके जो रामलाल है वो बहुत ही ओवरजॉयड था, यानी कि बहुत ही आनंदित था। टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, ही हैड नेवर ड्रीम्ड, उसने कभी भी इस प्रकार का सपना तक नहीं देखा था। दैट हिज फोर्थ डॉटर
वुड हैव सच अ ग्रेट वेडिंग, कि उसकी चौथी जो संतान जो भोली है उसकी इस प्रकार की शादी होगी। उसने उसके बारे में कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरीके से उसकी शादी होगी, बड़ी धूमधाम से उसकी शादी होगी। आगे इसमें लिखा है कि भोलीज एल्डर सिस्टर, जो भोली की जो बड़ी बहनें हैं, हु हैड कम फॉर द ओकेशन, जो कि वहाँ पर आई हुई थी, वर एनवियस ऑफ हर लक, वो उसके भाग्य से एनवियस यानी कि जलन फील कर रही थी, यानी कि उनकी शादी इतनी धूमधाम से नहीं हुई थी, लेकिन जो भोली की शादी है उसमें इस प्रकार का जो सजा धजा जो दूल्हा था और इस प्रकार का बैंड बाजा, यानी कि बहुत अच्छे संपन्न प्रकार की उसकी शादी हो रही थी। इस बात को लेकर के वे भी जलन फील कर रहे थे, यानी कि उसको भी बुरा लग रहा था, उसकी जो तीनों सिस्टर थी। आगे इसमें लिखा है कि भोलीज एल्डर सिस्टर, जो भोली की जो बड़ी बहनें हैं, हु हैड कम फॉर द ओकेशन, जो कि वहाँ पर आई हुई थी, वर एनवियस ऑफ हर लक, वो उसके भाग्य से एनवियस यानी कि जलन फील कर रही थी, यानी कि उनकी शादी इतनी धूमधाम से नहीं हुई थी, लेकिन जो भोली की शादी है उसमें इस प्रकार का जो सजा धजा जो दूल्हा था और इस प्रकार का बैंड बाजा, यानी कि बहुत अच्छे संपन्न प्रकार की उसकी शादी हो रही थी। इस बात को लेकर के वे भी जलन फील कर रहे थे, यानी कि उसको भी बुरा लग रहा था, उसकी जो तीनों सिस्टर थी। आगे इसमें लिखा है कि व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम, कि जब वहाँ पर वो शुभ घड़ी आई, द प्रीस्ट सेड, पंडित जी ने कहा, ब्रिंग द ब्राइड, की दुल्हन को लेकर आइए। भोली क्लैड इन ए रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, की जो भोली हैं उसने लाल कलर की सिल्कन ब्राइडल ड्रेस यानी कि दुल्हन की जो पोशाक है जो कि रेड कलर की सिल्कन से बनी हुई जो ड्रेस थी उसको पहना हुआ था। वॉज लेड, उसको लाया गया टू द ब्राइड्स प्लेस, दूल्हे के स्थान पर, यानी कि जहाँ पर दूल्हा बैठा हुआ था वहाँ पर उसको लेकर आया गया। नियर द स्केयर्ड फायर, यानी कि जो पवित्र अग्नि थी जहाँ पर फेरे लिए जाते हैं, मंडप पर उसको लेकर के आया गया। गार्लैंड द ब्राइड, दुल्हन को माला पहनाइए। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रोम्प्ट बिशंबरनाथ, यानी कि बिशंबरनाथ के दोस्तों में से किसी एक ने कहा कि दुल्हन को माला पहनाइए। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड, कि दूल्हे ने अब माला को उठा लिया। ऑफ येलो मैरीगोल्ड, जो पीले रंग के जो गेंदे के जो फूल से जो बनी माला थी उसको उठा लिया। आ वुमन स्प्लिट बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, अब वहाँ पर एक महिला ने जो वो घूंघट करे हुए जो भोली बैठी थी, यहाँ पर जो सिल्कन वेल यानी कि जो घूंघट था उसको स्लिप किया, यानी कि उसको पीछे खींचा। स्लिप बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, यानी कि दुल्हन के चेहरे से जो वो घूंघट था उसको पीछे खींचा। बिशंबर टू क्विक ग्लैंस, की बिशंबर ने जल्दी से एक झलक देखने के लिए नजरें घुमाई। द गार्लैंड रिमेन्ड पोज्ड इन हिज हैंड, जो माला है वो उसके हाथ में ही रुक गई, यानी कि उसके हाथ वहीं के वहीं जम गए, आगे हाथ उसने नहीं बढ़ाया। द ब्राइड स्लोली पुट डाउन द व्हील ओवर द फेस, और जो दुल्हन है उसने अपने घूंघट को जल्दी से अपने चेहरे की तरफ ढांप लिया, यानी कि उसने अपना चेहरा छिपा लिया। आगे इसमें लिखा है कि हैव यू सीन हर, क्या तुमने उसको देखा। सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, वहाँ पर जो बिशंबर है, बिशंबर के साथ जो उसका मित्र उसके साथ ही खड़ा है, बिशंबर अपने मित्र से कहता है कि क्या तुमने उसको देखा। सी हैज़ पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर चेचक के निशान हैं। सो व्हाट, तो क्या हुआ। यू आर नॉट यंग इधर, कि तुम भी तो जवान नहीं हो। यहाँ पर अब बिशंबर के मित्र ने उसको कहा कि तो क्या हुआ कि अगर उसके चेहरे पर चेचक के दाग है लेकिन तुम भी तो अब जवान नहीं हो। मे बी, शायद, बट इफ़ आई एम नॉट मैरिड टू हर, लेकिन अगर मैं उससे शादी ही ना करूँ तो। हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, उसके पिता को मुझे 5000 रुपये देने होंगे तभी मैं उससे शादी करूँगा। यहाँ पर बिशंबर ने ऐसा कह दिया। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, कि रामलाल वहाँ पर गया एंड प्लेस हिज टर्बन, और अपनी पगड़ी को रख दिया। हिज ऑनर, जो कि पगड़ी उसके पिता का सम्मान होती है, यानी कि एक दुल्हन के पिता का जो एक सम्मान होती है पगड़ी, तो उस पगड़ी को उसने उतार कर उसको नीचे रख दिया। एट बिशंबर्स फीट, बिशंबर के पैरों में रख दिया। डोंट ह्यूमिलेट मी सो, मुझे इतना अपमानित ना कीजिए। टेक 2000 रुपीज़, 2000 रुपये ले लीजिए। फिर बिशंबर यहाँ पर पूरे अकड़ से बोलता है कि नहीं, नो, 5000 रुपीज़ नहीं, 5000 रुपये ही मुझे चाहिए। और वी गो बैक, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे। कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को अपने पास ही रखो। बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, कृपया थोड़ा रहम बनिए। इफ़ यू गो बैक, अगर आप वापस चले जाते हैं। आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, मैं कभी भी अपने
चेहरा नहीं दिखा सकता इस गांव में। यानी कि यहाँ पर जो बिशंबर है उसने जो भोली के पिता है उसका अपमान करते हुए उसको कहा कि नहीं, मुझे 5,000 रुपये ही चाहिए, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे, अपनी बेटी को अपने पास रखो। और उसके पिता कहते हैं कि अगर आप वापस चले जाते हैं तो मैं गांव में अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। यानी कि वो अपना बहुत ज़्यादा अपमान महसूस कर रहा है। आगे इसमें फिर बिशंबर कहता है कि देन आउट विद 5,000, तो लेकर आओ 5,000 रुपये। बिशंबर अपनी ही बात पर यहाँ पर अड़ा रहा, तो कहता है कि तो लेकर के आइए 5,000 रुपये। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, भोली के जो पिता हैं उसके चेहरे पर आंसुओं की धारा साफ साफ नज़र आ रहे थे। यानी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो रो रहे थे। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गए। ओपन द सेफ, और वहाँ पर अलमारी खोली। एंड काउंटेड आउट द नोट, और वहाँ पर वो रुपए को गिनने लगे। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट, उसने वो जो नोटों का जो बंडल था यानी कि जो पैसे थे वो दूल्हे के पैरों में रख दिए। आगे इसमें लिखा है कि ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस, बिशंबर के लालच भरे चेहरे पर अपीयर्ड अ थ्रिपेंड स्माइल, एक विजय नुमा एक स्माइल, एक मुस्कुराहट छा गई। यानी कि जैसे कि मानो उसने एक विजय हासिल कर ली हो। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, उसने वहाँ पर ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में एक जुआ खेला और वो जुए में जीत गया। यानी कि उसको लगा कि अपने लालच भरे जो उसकी नीयत थी, उसने लालच भरी नीयत से उसके पिता से 5,000 रुपये की डिमांड की और अपनी इज्जत को बचाने के लिए, रखने के लिए, अपने मान सम्मान को बचाने के लिए भोली के पिता ने उसके चरणों में, उसके पैरों में 5,000 रुपये रख दिए, जिसकी वजह से जो बिशंबर है वो पूरे अभिमान के साथ मुस्कुरा रहा था जैसे कि उसने कोई जुआ खेला हो और वो जीत गया हो। गिव मी द गार्लैंड, फिर बिशंबर ने कहा कि मुझे माला दीजिए। ही अनाउंस्ड, उसने घोषणा की कि मुझे माला दीजिए। वंस अगेन, और एक बार फिर से, द व्हील वॉज लिफ्ट बैक, फिर से एक बार घूंघट पीछे खिसकाया गया। फ्रॉम द ब्राइड फेस, दुल्हन के चेहरे से। बट लेकिन, दिस टाइम, लेकिन इस बार, हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट, लेकिन इस बार जो दुल्हन की आंखें हैं वो नीचे नहीं झुकी हुई थी। शी वॉज लुकिंग अप, वह ऊपर की तरफ देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट, ठीक सामने देख रही थी। एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने होने वाले दूल्हे को देखने के लिए उसकी आंखें ठीक ऊपर ही टकटकी लगाए देख रही थी। एंड इन हर आइज, और उसकी आंखों में, देयर वाज नीदर एंगर, उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था नॉर हेट, ना ही नफरत थी। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, सिर्फ एक ठंडी पड़ी एक तिरस्कराहट की भावना थी। यानी कि वह उसको तिरस्कार की नज़रों से देख रही थी। आगे इसमें लिखा है कि बिशंबर रेज द गार्लैंड, की बिशंबर ने माला को ऊपर उठाया। टू प्लेस इट अराउंड द ब्राइड्स नेक, की दुल्हन के गले में पहनाने के लिए बिशंबर ने माला को ऊपर उठाया। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन इससे पहले को वो ऐसा कर पाता, यानी कि इससे पहले को वो माला पहना पाता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटिंग, यानी कि एक बिजली की झलक की तरह भोली के हाथ ऊपर उठे। एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू द फायर, और जो माला है वो वहाँ से उड़ करके सीधा आग में जाकर के गिरी। यानी कि अचानक से भोली ने अपना हाथ उठाया और माला पर मारा, जिससे कि माला वहाँ से उड़ करके जो वो मंडप पर जो जली हुई जो अग्नि थी, जो आग थी, उसमें जाकर वो गिर गई। शी गॉट अप, वो खड़ी हुई, यानी कि अब यहाँ पर भोली खड़ी हुई। एंड थ्रू अवे द व्हील, और अपने घूंघट को भी दूर फेंक दिया। तो पिताजी सेड भोली, और भोली ने कहा पिताजी। इन ए क्लियर साउंड वॉइस, एक बहुत ही बुलंद और पूरी स्पष्ट आवाज़ में उसने कहा पिताजी। एंड हर फादर, और उसके पिता, माता, बहनें, भाई, रिलेशंस यानी कि जितने भी सारे रिश्तेदार थे, नेबर जो पड़ोसी थे, वर स्टार्टल्ड, वो बड़े हैरान हो गए। टू हियर हर स्पीक, जो उसकी आवाज़ है उसको सुनकर के, विदाउट इवन अ स्लाइटेस्ट स्टमर, यानी कि उसकी आवाज़ में बिल्कुल भी हकलाहटपन नहीं था। यानी कि एक स्पष्ट आवाज़, और वो भी बहुत ही क्लियर, बड़ी बुलंद आवाज़, यानी कि ज़ोर से, बहुत ही बड़े ऊंचे स्वर में जो उसकी आवाज़ सुनी पिताजी। ये बात सुन करके सभी जो लोग हैं वो हैरान हो गए। आगे फिर इसमें भोली बोलती है पिताजी टेक बैक योर मनी, अपने पैसे वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी टू दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगी। तो आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पर बोली, तो आगे आप यहाँ पर इस तस्वीर में देखते हैं कि शादी का मंडप सजा हुआ है और भोली उस बिशंबर की तरफ उंगली करते हुए कहती है कि पिताजी अपने पैसे को उठा लीजिए, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगी।
आगे इसमें देखते हैं कि क्या होता है। आगे इसमें लिखा है कि रामलाल वाज थंडर स्ट्रक, रामलाल पर मानो बिजली सी गिर गई हो, वह अचानक सदमे में आ गया। द गेस्ट बिगन टू विस्पर, मेहमानों में कानाफूसी शुरू हो गई। सो सेमलेस, कितनी निर्लज है। सो अगली, कितनी बदसूरत है, कितनी निर्लज है, इसको शर्म लिहाज कुछ नहीं है। भोली, आर यू क्रेजी, शॉटेड रामलाल, रामलाल ने चिल्लाते हुए कहा, भोली कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई। यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपने परिवार का अपमान करना चाहते हो, तुम अपने परिवार की बेइज्जती करना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, हमारी इज्जत का कुछ तो लिहाज करो, कुछ तो शर्म करो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, आपकी इज्जत के लिए। अब यहाँ पर भोली जवाब दे रही है कि फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, आपकी इज्जत के लिए। सैड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी, मैं शादी करने की इच्छुक थी। दिस लैम्प ओल्ड मैन, इस लंगड़े बूढ़े व्यक्ति के साथ में आपकी इज्जत के लिए शादी करने के लिए तैयार थी। बट लेकिन आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन मेरा पति एक घटिया इंसान, लालची इंसान और अपमान करने वाला इंसान और कायर इंसान नहीं होगा। आई वॉन्ट, मैं शादी बिल्कुल नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। उसने पूरा इस तरीके से जवाब दिया, पूरी बड़ी आवाज़ में, बड़े स्वर में चिल्ला करके उसने जवाब दिया। आगे इसमें लिखा है कि व्हाट अ शेमलेस गर्ल, कितनी निर्लज लड़की है। वी ऑल थॉट शी वॉज ए हार्मलेस डम काउ, कि हमें तो लगा था कि ये भोली भाली, किसी को नुकसान ना पहुंचाने वाली एक गौ जैसी लड़की है। भोली टर्न वॉलेंटली ऑन ओल्ड वुमन, जो महिला इस तरीके की बातें कर रही थी, भोली उसकी तरफ मुड़ी और पूरे गुस्से से उस महिला से कहा, यस आंटी, हाँ आंटी, यू आर राइट, आप सही कर रही हो। यू ऑल थॉट, आप सभी ने सोचा, आई वॉज ए डम ड्रिवन काउ, कि मैं यूं ही हाकी जाने वाली एक भोली भाली गाय हूँ। दैट्स वाई, इसीलिए यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसलिए आप मुझे इस जो हृदयहीन व्यक्ति, यानी कि जो इतना खराब, इतना घटिया व्यक्ति है, उसको सौंप देना चाहते थे। बट नाउ, लेकिन अब, द डम काउ, वही भोली भाली जो गाय हैं, द स्टमरिंग, हकलाने वाली जो मूर्ख थी, इज स्पीकिंग, अब वही बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या तुम्हें और भी कुछ सुनना है। आगे इसमें लिखा है कि बिशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक, वहाँ पर जो दूल्हा था बिशंबरनाथ द पंसारी, उसने अब जाना शुरू कर दिया, यानी कि वो वापस जाने लगा विद हिज पार्टी, अपने लोगों के साथ। द कन्फ्यूज बैंड मैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी, वहाँ पर जो बैंड बाजे वाले आदमी थे वो थोड़े चक्कर में आकर को उन्होंने सोचा कि शादी संपन्न हुई। वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी, यानी कि यह उनका जो शादी का जो समारोह था उसका अंत हो चुका था, यानी कि शादी समारोह संपन्न हो चुका था। एंड स्ट्रक अप क्लोजिंग सॉन्ग, और वहाँ पर शादी विवाह का जो संपन्न संगीत होता वो उसको बजाने लगे। आगे इसमें लिखा है कि रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, कि रामलाल वहीं पूरे जो आंगन था उसमें वो जड़ की भांति खड़े के खड़े रह गए। हिज हेड बाउड, उसका सिर नीचे झुक गया। विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, श्रम और लिहाज से, यानी जो उसका अपमान हुआ, शेम एंड ग्रीफ, जो उसका अपमान था, उसके अपमान की वजह से उसका सिर नीचे के नीचे ही झुका रह गया। द फ्लेम ऑफ द स्कर्ड फायर स्लोली डाइड डाउन, और जो मंडप की जो पवित्र अग्नि थी वो धीरे धीरे बुझ गई। एवरीवन वाज गॉन, सभी व्यक्ति जा चुके थे। रामलाल टर्न टू भोली, रामलाल भोली की तरफ मुड़े एंड सेड, और कहा, बट वट अबाउट यू, लेकिन अब तुम्हारे बारे में क्या होगा अब तुम्हारा। नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब कोई भी कभी भी तुमसे शादी नहीं करेगा। वट शैल वी डू विद यू, हम तुम्हारा क्या करेंगे, अब तुम्हारे साथ होगा क्या। यहाँ पर उसके पिता बहुत ही दुखी हैं। आगे इसमें लिखा है एंड सुलेखा, जो सुलेखा है वो भोली का पूरा नाम है, सुलेखा। एंड इन ए वॉइस दैट वाज काम एंड स्टेडी, और यहाँ पर जो सुलेखा है उसने बड़े शांत स्वभाव में और बहुत ही सटीकता से कहा, डोंट यू वरी पिताजी आप चिंता न करें। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू, आपके बुढ़ापे में मैं आपकी सेवा करूँगी। एंड मदर, मैं आपकी और माता जी की, यानी कि मैं आपकी और माँ की सेवा करूँगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, और जिस स्कूल में मैंने इतना सब कुछ सीखा मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी। Isn't that right? सही है ना मैडम। वहाँ पर वो अपने टीचर को देखते हुए कहती है कि क्या बात सही है ना जो कि मैं कह रही हूँ। द टीचर हैड ऑल अलोन स्टूड इन अ कॉर्नर,
वहीं खड़ी जो उसकी टीचर थी वो सारे टाइम वहीं किसी कोने में खड़ी होकर के सब कुछ देख रही थी, वॉचिंग द ड्रामा। जो ये ड्रामा उसके सामने हुआ वो पूरा का पूरा ड्रामा देख रही थी। फिर उसकी टीचर ने कहा यस भोली, हाँ भोली, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, शी रिप्लाइड, उसकी टीचर ने जवाब दिया। एंड और इन हर स्माइलिंग आइज, और उसकी मुस्कुराती हुई आंखों में, यानी कि उसकी जो अध्यापिका थी वो ये सब देख करके उस पर एक गर्व फील करते हुए उसकी आंखों में एक चमक थी, उसकी मुस्कुराती हुई आंखों में वाज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन, एक बहुत गहरी संतुष्टि थी। दैट, इतनी गहरी संतुष्टि थी कि जैसे कि एन आर्टिस्ट की, कोई ऐसा कलाकार हो जो कि ये महसूस करता हो, एन आर्टिस्ट फील्स when the contemplating the completion of her masterpiece, कि जैसे जब कोई कलाकार इस भावना को अपने मन में रखता है कि उसका एक मास्टरपीस तैयार हुआ है, इसी तरीके से वही संतुष्टि, वही भावना उसके अध्यापिका के आंखों में नज़र आ रही थी, जो कि उसकी आंखें स्माइल करते हुए ये बोल रही थी कि हाँ भोली, बिल्कुल तुम ऐसा ही करोगे। जो ये सुंदर कहानी है ये A.K. अब्बास के द्वारा लिखी गई है। वाओ, व्हाट अ ग्रेट स्टोरी। तो आपने इस कहानी में देखा कि जो भोली के बारे में बातें चल रही हैं, जिसका नाम सुलेखा है, वह शुरू में सबके लिए एक बुद्धिहीन और एक बदसूरत लड़की बनी रही, लेकिन जब उसने स्कूल में जाना स्टार्ट किया और उसको एक बहुत ही अच्छी अध्यापिका मिली जिसने उसका हौसला बढ़ाया और सही को सही और गलत को गलत समझाने के साथ साथ उसको ये भी कहा कि तुम पूरा मन लगा करके पढ़ो और तुम बहुत ज़्यादा शिक्षित एक कैरेक्टर बनोगी, जो कि पूरे गांव में तुम्हारे जितना पढ़ा लिखा कोई नहीं होगा, और जब तुम बोलोगी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बिना हकलाए तो कोई भी तुम्हारा अपमान या फिर तुम पर नहीं हो सको, पूरे सम्मान के साथ, पूरे रिस्पेक्ट के साथ तुम्हें सुनेंगे। और इस कहानी में ऐसा ही हुआ कि भोली ने अपने पिता को ये जवाब देते हुए कहा कि मैं आपकी इज्जत के लिए ही इस बूढ़े और लंगड़े व्यक्ति के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि जो ये बूढ़ा व्यक्ति ये मन से ख़राब है, बहुत ही घटे इंसान है, लालची है, तो इस तरीके का व्यक्ति मेरा पति कभी नहीं होगा। और साथ साथ वो अपने पिता से कहती है कि मेरी शादी की चिंता ना करें, मैं बुढ़ापे में आपकी और माँ की सेवा करूँगी और जिस स्कूल में मैंने ये सब कुछ सीखा मैं उसे इस स्कूल में पढ़ाऊँगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये थी आज की जो ये स्टोरी, जो कि आपके 10th क्लास की जो इंग्लिश की बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर नंबर 8 यानी कि भोली में दी गई हैं। तो आई होप कि आपने आज की स्टोरी बड़े ध्यान से सुनी होगी और एक एक बात को आपने समझने की कोशिश की होगी, और साथ साथ आपने इस चैप्टर को सुनते समझते हुए अपने इंग्लिश को भी इंप्रूव करने की कोशिश की होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारे अगली क्लास में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।